गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी, फिर वहाँ से हमें वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट भी हमें पता चला। ठीक है, कुछ लिगेंड वीक होते हैं जो कि स्प्लिटिंग बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती मेटल के साथ, जबकि कुछ लिगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है मेटल के साथ। ठीक है, वो पेयरिंग भी कराते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन की और उनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी हायर होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमने देखे थे जहाँ पेयरिंग एनर्जी और CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर किया था, कहाँ पेयरिंग होगी कहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, वो चीज़ हमने देखी थी। आज भी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, बट आज हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी? लिगेंड्स को उनकी बढ़ती हुई स्ट्रॉन्गनेस के अकॉर्डिंग हमने जमाया हुआ था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम देख लेते हैं। जैसे देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपकी, सबसे वीक लिगेंड यहाँ पर आयोडाइड को शो किया गया है और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बोनाइल को शो किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इसमें हमें लर्न करने वाली बात जो है, देखो सबसे पहले तो आप आयोडाइड से लेकर H2O वाटर तक के जितने भी लिगेंड्स हैं वो वीक लिगेंड हैं। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड WFL, जबकि वाटर के बाद स्टार्ट होते हैं किससे? आइसोथायोसाइनाइड, EDTA, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन साइनाइड, ठीक है, कार्बोनाइल, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL हम इन्हें कहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप पहचान सकते हो। जो आपके वीक फील्ड लिगेंड, एक बार उन्हें हम उनके लिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आयोडाइड यानी इतना, ब्रोमाइड बुरा, थायोसाइनाइड था, ठीक है, था, क्लोराइड कालू और X-2 शाम। ठीक है, इतना बुरा था, कालू, शाम। फिर उसके बाद फ्लोराइड के लिए फूले, फूले और हाइड्रोक्साइड है यानी हाथ, और ऑक्जिलेट है तो उससे उसके H2O यानी पानी भरा हो जैसे। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज़ याद कर लो तो आप पहचान जाओगे कि वीक फील्ड लिगेंड है, यानी इनकी बॉन्डिंग मेटल के साथ अच्छी नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकेंगे। उसके अलावा जो बचे हुए आते हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नाम देते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इतना बुरा था, कालू, शाम, फूले, हाथ, उसके पानी भरा हो जैसे। ठीक है, तो वाटर से लेकर सारे जो पीछे तक के जितने भी हैं वो सारे वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड है। फिर उसके बाद आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं जिसमें अमोनिया, इथाइलिन 1,2 डायमीन, साइनाइड है, कार्बोनाइल है, आइसोथायोसाइनाइड है। ठीक है, थायोसाइनाइड तो वीक फील्ड लिगेंड है, आइसोथायोसाइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EDTA ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएंगे, समझ में आती है ये चीज़। ठीक है, और ये कोशिश करेंगे कि डायमैग्नेटिक टाइप का कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, और इनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो, वो सारी चीज़ें हम पहले क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक देखी है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मेटल्स। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है तो नाम क्या होगा इनका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो कि आप अच्छे से किस तरह से आप एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों कोई स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला तो है कि साइज स्मॉलर, इनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, और सेकेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर, तो जिस आप कंपेयर करो दो लिगेंड की तो जिसका साइज स्मॉलर हो, ठीक है, या फिर आप कंपेयर कर रहे हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। समझ में आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात हो रही है यहाँ पर, लिगेंड तभी तो स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी जिस लिगेंड की, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर रखेगा। ठीक है, और डोनेट करेगा मेटल को। समझ में आती है चीज़? तो साइज स्मॉलर, स्मॉल साइज आप कब कंसीडर करोगे? जब आप कंपेयर कर रहे हो दो लिगेंड को जो कि डिफरेंट पीरियड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्मॉल साइज आप कब कंपेयर करते हो? इन डिफरेंट पीरियड में। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप कंपेयर करोगे, दो लिगेंड दिए हुए हैं आपको एक ही पीरियड में, सेम पीरियड में, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हो उनकी। ठीक है, सेम पीरियड में। समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है, सेम पीरियड के कोई दो लिगेंड दिए हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो, जिसकी लोअर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। डिफरेंट पीरियड के आपको लिगेंड दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनका डोनर एटम देखोगे आप। ठीक है, उस लिगेंड का डोनर एटम आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें कौन सा डोनर एटम होता है, तो उस डोनर एटम का साइज कंपेयर करोगे। ठीक है, डिफरेंट साइज के डिफरेंट पीरियड के दोनों डोनर एटम, तो आप कह दोगे कि जिसका साइज स्मॉलर है, ठीक है, वो क्या होगा? ज़्यादा अच्छा डोनर होगा। समझ में आ गई ये चीज़?
अब देखो जो हमारे लिगेंड आपको नज़र आ रहे हैं उसमें जनरली आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं, इनके डोनर एटम ऑलमोस्ट यही हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। फिर हम नेक्स्ट थर्ड पीरियड में आए तो क्लोरीन, फोर्थ में आते हैं तो ब्रोमीन, फिफ्थ पीरियड में आते हैं तो आयोडीन। यही सारे आपको डोनर एटम यहाँ पर मिल रहे हैं लिगेंड्स में, ठीक है। तो अगर आप एक बार इन्हें इस तरह से आप जमा लो, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, ठीक है। अब देखो अगर आप कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कंपेयर कर रहे हो कि इनमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो दोनों सेम पीरियड के हैं, ठीक है, एक ही पीरियड के हैं, तो साइज कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है वो अच्छा लिगेंड होगा। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है कार्बन टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पर कौन अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कार्बन डोनर जिसके पास है। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम में आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझ में आ रही है ना ये चीज़? जिन लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, और उनमें से भी कार्बन वाला जो डोनर एटम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, साइनाइड है हमारा, कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बन या डोनर है, यहाँ भी कार्बन डोनर होगा, ओके। फिर हम बात करें ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो सेम पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अगर कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ चलें तो पीरियड चेंज हो रहा है, देखो यहाँ नजर आ रहा है पीरियड चेंज हो रहा है, यानी अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर नहीं करेंगे, अब इनका साइज कंसीडर करेंगे। तो साइज जिसका स्मॉलर होगा वो अच्छा डोनर एटम होता है। तो साइज इनमें किसका स्मॉलर है, ऑब्वियसली फ्लोरीन का, ठीक है। तो फ्लोरीन अच्छा डोनर हो जाएगा अगर आप कंपेयर करो। वैसे अगर हम देखते हैं तो ये ऑक्सीजन से फ्लोरीन डोनर जो होते हैं, जिनके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डोनर होते हैं, वो जनरली वीक लिगेंड होते हैं। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वीक लिगेंड आपको वही देखने को मिलेंगे जिनके पास आपके ये एक तो हैलाइड डोनर्स हैं या फिर ऑक्सीजन डोनर है जिनके पास, उनकी वीकनेस ज़्यादा होती है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। तो हमने एक तो शॉर्ट ट्रिक देखी, शॉर्ट ट्रिक में भी हमने स्पेशल कंसीडर करा वीक फील्ड लिगेंड को, उनको लर्न किया। फिर उसके बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसे जनरली हम कंसीडर करते हैं वो हमने देखा, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग लिगेंड जो है वो उनकी स्ट्रेंथ वेरी करती है, वो चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। समझ में आई ये चीज़? तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा लिगेंड, अगर हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद भी नहीं है तो हम इनके डोनर एटम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर सकते हैं कि जिसका साइज़ छोटा है या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अच्छा डोनर होगा, ठीक है। तो यानी वो लिगेंड अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वो पेयरिंग करवाएगा, बॉन्डिंग अच्छे से करेगा मेटल के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ एक्सेप्शंस हैं उन्हें भी देख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमने लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के अकॉर्डिंग उनकी हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो चीज़ हमने देख लिया। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं लिगेंड को लेकर, जैसे कि एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन है कि ओ डोनर, ठीक है, ओ डोनर आर जनरली वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था जनरली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जबकि ओ डोनर वीक फील्ड लिगेंड है, और सारे जो हेलाइट्स हैं वो वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं, ठीक है। बट act as strong field ligand for CO+3 and Cu+2, ठीक है। जब भी आपका जो ऑक्सीजन डोनर कोई सा भी आ जाता है, ठीक है, जब भी ऑक्सीजन डोनर आपका CO+3 मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है या Cu+2 मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो वहाँ पर वो वीक ना रहकर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्यों होगा? उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये जो मेटल्स हैं, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझते हो ना आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो इस चीज़ को देखो, ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे Z इफेक्टिव से हम शो करते हैं ऑन दिस मेटल आयन, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। CO+2 और CO+3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की, तो CO+3 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर है, ठीक है। तो CO+2 के साथ तो ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड ही होगा, बट CO+3 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं Cu+2 की, तो Cu+2 लेफ्ट टू राइट जाने पर तो ऑब्वियसली क्या होता है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है,
ठीक है। तो कॉपर के केस में यहाँ Cu+2 के साथ भी अगर बॉन्डिंग है ऑक्सीजन डोनर लिगेंड की, तो वहाँ भी ऑक्सीजन डोनर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से ये लिगेंड्स को अच्छे से अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्डिंग इनके बीच में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएंगे। सेकेंड एक्सेप्शन देखो, जनरली अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जानते हैं सभी, बट एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। अब अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा किस केस में? 4 Chromium+2, Magnesium+2, Fe+2, CO+2 ड्यू टू डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर तो कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो रहा था, यहाँ पर कम हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज। देखो कैसे जमे हुए हैं ये 3D सीरीज है हमारी, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, लेफ्ट टू राइट जमे हुए हैं तीनों, ठीक है। अब इन पर जो न्यूक्लियर चार्ज है इनका कम होता है, जैसे कि आप जानते हो ना, हमने साइज को डिस्कस किया था, ठीक है। साइज जो है वो 2 फैक्टर की वजह से 3D सीरीज में 2 फैक्टर्स थे जो जिनकी वजह से साइज वेरी कर रहा था। एक तो था आपका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, और एक था जेड इफेक्टिव। कहीं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हायर हो रहा था, कहीं आपका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर हायर हो रहा था। तो ये वही चारों मेटल आयन हैं जिन पर शील्डिंग इफेक्ट हायर हो गया था, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो जेड इफेक्टिव इन चारों मेटल के केस में थोड़ा लोअर हो रहा था, दैट्स वाई इनका साइज जो था वो बड़ा हुआ हमें देखने को मिला था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, सब ध्यान में रख लो। 3D सीरीज के क्रोमियम टू कोबाल्ट, क्रोमियम Cr टू कोबाल्ट, इनके लिए अमोनिया किसकी तरह काम करता है? वीक फील्ड लिगेंड की तरह, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। थर्ड और लास्ट एक्सेप्शन है, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज एंड 4+4 आयंस, ठीक है। जितने भी लिगेंड आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, अगर उनकी बॉन्डिंग है 4D सीरीज के किसी मेटल आयन के साथ या फिर 5D सीरीज के मेटल आयन के साथ, ठीक है। 3D सीरीज तो आपको याद है, उसके अलावा जो मेटल्स आएंगे वो 4D और 5D में से होंगे, तो उनके साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ओके, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हायर होता है स्मॉलर साइज की वजह से। और एक बात करें +4 आयंस, +4 आयन तो 3D के भी कंसीडर किए जाएंगे। 3D में अगर कोई +4 बनाता है तो उसके साथ अगर आप किसी लिगेंड की बॉन्डिंग करते हो तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। +4 यानी न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़? तो 3 एक्सेप्शन है ये। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर D4 इफ डेल नॉट इज लोअर देन P। समझते हो ना, डेल नॉट तो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और P क्या है? पेयरिंग एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए चाहिए। अब आपको D4 कॉन्फिगरेशन दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखवा रहा है, पेयरिंग एनर्जी हायर, यानी कि पेयरिंग के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, और डेल नॉट की वैल्यू कम यानी स्प्लिटिंग कम हुई है। तो क्या क्या देखने को लग रहा है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल यानी T2G से EG में क्या हो जाएंगे? आसानी से प्रमोट हो जाएंगे। वो T2G में उनकी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हायर है, ठीक है। समझ में आई ना ये चीज़? तो अब अपना आंसर कैसे लिखोगे आप? लोअर वैल्यू ऑफ डेल नॉट शो दैट लोअर स्प्लिटिंग, ठीक है, क्या शो कर रही है कि लोअर स्प्लिटिंग, डेल नॉट की वैल्यू कम है ना, स्प्लिटिंग कम हुई यानी कि, ठीक है, उनके बीच का एनर्जी गैप कम है। विच कॉजेज, क्या रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? विच कॉजेज टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट कर जाएंगे क्योंकि एनर्जी गैप कम है, स्प्लिटिंग कम हुई है। तो देखो ये D ऑर्बिटल है, D4 कॉन्फिगरेशन है, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा T2G और ये EG है, ठीक है। T2G में पहले सिंगल हंट्स के रूल के अकॉर्डिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन फेल हुए। अब बात आती है 4th इलेक्ट्रॉन पर, तो उसका प्रमोशन डिपेंड करता है इस चीज़ पर। अगर डेल नॉट की वैल्यू कम होती, सॉरी अभी तो कम ही है डेल नॉट की वैल्यू, तो आसानी से प्रमोट कर जाएगा ऊपर। अगर डेल नॉट की वैल्यू हायर होती यानी इनके बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा होता और पेयरिंग एनर्जी कम होती तो क्या होता? पेयरिंग के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती यानी यहाँ पर पेयरिंग हो जाती। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड भी यहाँ बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग को प्रमोट करवाता है यानी पेयरिंग करवाता है वो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये चीज़ फ्लिप हो जाती है, यानी डेल नॉट की वैल्यू क्या होती है? वहाँ हायर होती है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में यही चीज़ सेम, यही वाला रेशियो रहता है, डेल नॉट की वैल्यू तो कम होगी और पेयरिंग एनर्जी हायर होती है। बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को क्लियर किया है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखी, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देखी। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं यानी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स, उनमें ये स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, उन पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ हम देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो।
सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने आपने अच्छे से समझा। यहाँ भी स्प्लिटिंग होगी, कैसी होगी देखो। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 4 लिगेंड्स अप्रोच टू द मेटल आयन थ्रू द स्पेस बिटवीन एक्सिस। ओके, एक्सिस के बीच में से जहाँ पर आपने, अब जब आप ऑक्टाहेड्रल का शेप देखते हो तो एक्सिस पर से लिगेंड अप्रोच करते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का शेप इस तरह का होता है, जबकि टेट्राहेड्रल शेप अभी हम डिस्कस करेंगे। उसका अगर शेप देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो लिगेंड है उसको जगह नहीं मिलेगी एक्सिस पर से, लिगेंड एक्सिस के बीच में से अप्रोच करेगा उस तरह की टेट्राहेड्रल शेप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सिस के बीच में से जा रहा है तो जो एक्सिस वाले, जो एक्सिस पर प्रेजेंट है वहाँ पर रिपल्शन कम फील होगा। ठीक है, जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि dxy, dxz, dyz, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। ठीक है, तो उनकी एनर्जी हायर हो जाएगी। अब की बार थोड़ा उल्टा होगा ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक है, और जो एक्सिस पर प्रेजेंट है dx², y², z², तो वहाँ से लिगेंड की अप्रोच नहीं हो रही तो उनको कम एनर्जी फील होगी, रिपल्शन कम होगा तो उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आती है हमें। ठीक है, तो अब देखो कहाँ से अप्रोच करते हैं, थ्रू द स्पेस बिटवीन एक्सिस एंड फील, और क्या फील होता है उन्हें, एंड फील लेस रिपल्शन, रिपल्शन कम फील होता है। सो CFSE इज ऑलवेज लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ ध्यान में रखना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी उसके अगर कंपेयर करें हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो लोअर होगी, क्योंकि इनके केस में रिपल्शन कम होता है। ठीक है, बीच से जा रहे हैं तो बीच में है और एक्सिस पर से नहीं जा रहे हैं तो रिपल्शन कम फील होगा यहाँ पर। तो हमेशा CFSE की वैल्यू जो है टेट्राहेड्रल के केस में ऑक्टाहेड्रल की CFSE से कम होती है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, रिलेशन ध्यान में रख लो इनके बीच में। डेल्टा T यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और डेल्टा O यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो रिलेशन क्या है, डेल्टा T इज इक्वल टू द 4/9 ऑफ डेल नोट। ठीक है, डेल नोट का 4/9 पार्ट होता है डेल T। ये रिलेशन हमेशा ध्यान में रखना। और इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे दें और पूछें कि बताओ अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता तो इसकी डेल्टा T का वैल्यू कितना होता। तो सिंपल है, ठीक है, जो डेल्टा नोट की वैल्यू उसको 4/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई ये चीज़, तो ये रिलेशन ध्यान में रखना आप। ओके, अब हम चलते हैं, एक चीज़ नोट कर लो, ड्यू टू लेस स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है टेट्राहेड्रल के केस में। ड्यू टू लेस स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल शेप ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। ये भी आपको पता है। ठीक है, लोअर स्पिन और हाई स्पिन हमने देखा था। लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, जब स्प्लिटिंग कम होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग कम होगी तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, स्प्लिटिंग कम हुई यानी कि ये जो एनर्जी गैप है इनके बीच में ये कम है। स्प्लिटिंग कम होना यानी CFSE, एनर्जी गैप की वैल्यू कम होना, और एनर्जी गैप की वैल्यू कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रमोट कर जाएंगे सिंगल सिंगल। समझ में आ रही है ये चीज़। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन वाला। स्पिन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा, जबकि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हायर है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल की कॉम्प्लेक्स के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा हायर हो गया। ठीक है, तो एनर्जी गैप हायर होने पर इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं कर पाएंगे हायर एनर्जी लेवल में, और कहाँ पर पेयर्ड हो जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में ही पेयर्ड हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो उस केस में CFSE की वैल्यू क्या होगी, उस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो लोअर स्पिन वाले बनेंगे। ठीक है, अगर आप इनका स्पिन निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ होता है √n × n+2, और n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ज़्यादा होगा स्पिन उस कॉम्प्लेक्स की उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही नई चीज़। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में दोनों पॉसिबिलिटी होती है, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स की भी और हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स की भी। वो डिपेंड करता है किस पर, डेल नॉट और पेयरिंग एनर्जी P की वैल्यू पर। ठीक है, और यहाँ ध्यान में रखना एक चीज़ कि हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एनर्जी क्या होगी, हमेशा डेल नॉट से कम होगी। ये चीज़ समझ में आती है। अब शेप देख लो आप, टेट्राहेड्रल शेप देखते हैं हम तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना होता है, 109.28। ठीक है, अब आप अगर एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो तो आपकी एक्सिस, हर एक एक्सिस के बीच में x, y, z के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करना चाहो तो इस तरह से x, y
जेड एक्सिस ऐसे ड्रॉ होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी एक्सिस यहाँ इस लिगेंड की शेप पर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि लिगेंड की जो आर्म्स है ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, वो किस पर नहीं आ रही है, इन एक्सिस पर नहीं आ रही है। तो यानी कि लिगेंड जो है वो एक्सिस से अप्रोच कर ही नहीं सकते, लिगेंड तो यहीं से अप्रोच करेंगे। तो यानी लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेंगे, अगर आप एक्सिस बनाते हो, ये एक्सिस हो गए आपके, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका, ये जेड एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब लिगेंड तो कहाँ से अप्रोच करेंगे, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल शेप बनाने के लिए अप्रोच करेंगे, तो इनके बीच से अप्रोच करेंगे, समझना इस चीज़ को। लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेंगे, इन एक्सिस के बीच में से। एक लिगेंड तो यहाँ से अप्रोच करेगा, ये यहाँ से आएगा शेप बनाने के लिए, ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में आ गया। एक शेप बनाने के लिए यहाँ से आएगा, ये भी एक्स वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है। एक मान लो शेप को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से आता है, तो ये वाई जेड एक्सिस के बीच में आ गया, समझ में आ रही है ये चीज़। तो एक्सिस के बीच से जाएंगे वो, इसीलिए जो लिगेंड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है एक्स वाई एक्स जेड में, तो उन ऑर्बिटल्स को ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, हायर हो जाएगी, समझ में आ रही है ये चीज़। जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में बिल्कुल अपोजिट थी ये चीज़। तो आप एक बार इसे समझो, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है और कैसे हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, यही है ना डी ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फील्स मोर रिपल्शन, इनको रिपल्शन ज़्यादा फील होता है क्योंकि लिगेंड शेप के अकॉर्डिंग एक्सिस के बीच में से जाते हैं। एंड हैव हायर एनर्जी, जिनको रिपल्शन ज़्यादा फील होगा उनकी एनर्जी हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन एक्सिस। एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्सिस पे प्रेजेंट है, बट टेट्राहेड्रल शेप के अकॉर्डिंग लिगेंड एक्सिस से अप्रोच नहीं कर रहा, लिगेंड एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहा है। तो जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिपल्सिव होंगे, ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये हमारे डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं। स्प्लिटिंग हुई टेट्राहेड्रल के केस में, तो अब की बार क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के, जैसे कि ईजी जो थे, जो दो ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट थे, एक्सिस पर, उनको रिपल्शन कम फील हुआ, उनकी एनर्जी लोअर हो गई, ठीक है, ये ईजी है। और इसके अलावा T2G की अगर आप बात करो तो T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्सिस के बीच में थे, उनको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा रिपल्शन फील हुआ, तो उनकी एनर्जी हायर हो गई, समझ में आई ये चीज़। और कितने मैग्नीट्यूड से हायर हुई, प्लस 0.4 डेल्टा टी, ठीक है, और इनकी जो लोअर हुई ईजी की वो है -0.6 डेल्टा टी, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी में प्लस 0.4 के लिए क्या लिखा हुआ आता है, 2/4, 2/5 आएगा, ठीक है, 5 ऑर्बिटल है, 2/5 डेल्टा टी हो जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ लिखा हुआ होता है -3/5 डेल्टा टी, ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ होता है। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ओके, क्योंकि हमेशा हाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और उसके अलावा अगर आप CFSE कैलकुलेट करते हो, इनकी CFSE कैलकुलेट करते हो तो देखो 0.6 इंटू A प्लस B इंटू 0.4, ठीक है। 0.6 किसकी एनर्जी है, नेगेटिव में दी हुई है, किसकी एनर्जी, Eg की, ओके। तो A क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग Eg, ओके, उससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप। और उसी तरह अब 0.4 किसकी एनर्जी है, T2G ऑर्बिटल्स की है, प्लस में है, और T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो उनकी, ठीक है, उसकी एनर्जी आ जाएगी। और दोनों को अगर समेशन करोगे तो आपको CFSE देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई हमारी। तो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हमने CFSE को अच्छे से पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ी हमने, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के केस में CFSE कैसे वेरी करती है वो चीज़ हमने देखी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इन पर बेस्ड, जिनके जिस तरह के क्वेश्चन हैं एक बार वो मैं आपको टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे, ठीक है। अब हम जो एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लास्ट चैप्टर बच रहा है हमारा P ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो तब तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।